2 दिन के प्रदर्शन, धरना, तोड़फोड़, आगजनी, इन सब के बाद आज अगर कहें तो नेपाल एक तरह से थोड़ी बहुत शांति थी। उसकी वजह यह है कि अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और जेन जी से रिक्वेस्ट की है अब शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करें, जो भी आपकी मांग है वो बताएं और बैठकर इस मसले का हल निकालें। जेन जी की तरफ से कुछ डिमांड्स रखे गए हैं। उनमें यह है कि जितने भी करप्शन हुए उसकी जांच हो, जो भ्रष्ट पॉलिटिशियन है उनसे रिकवरी कर उसको राष्ट्रीय खजाने में पैसे डाले जाएं, ढंग से चुनाव हो, गरीबी बेरोजगारी दूर करने के लिए उपाय किए जाएं और जब तक चुनाव नहीं होता तब तक एक और एक्स जेन जी जो इस वक्त काठमांडू के मेयर भी हैं, बालेंद्र शाह, इनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो अब थोड़ा बहुत मामला सुलझ रहा है और अब बातचीत आगे होगी और उम्मीद यही है कि नेपाल वापस शांति के रास्ते पर लौटेगा और वहाँ की जो लोगों की उम्मीदें हैं, भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्टाचार को खत्म करना, सभी में बराबरी, वो शायद पूरी हो। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ये है, कल आपको जेन जी के बारे में डिटेल में बताया, लेकिन इस जेन जी के 2 ऐसे चेहरे थे जिन्होंने नेपाल में वो कर दिखाया जो पिछले 17 सालों में नहीं हुआ। ये 2 चेहरे कौन है और इन्होंने ऐसा क्या करिश्मा किया था जिसकी वजह से हुकूमतों की चूल्हें हिल गई, ये पूरी कहानी आपके सामने पेश है। बस इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा नेपाल को भी समझना जरूरी होगा। लगभग 3 करोड़ की आबादी है नेपाल की और नेपाल दुनिया का वो देश है जिसे एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर दर्जा मिला हुआ है। 240 सालों तक नेपाल में राजशाही रही, मतलब वहां पर शाही परिवार की हुकूमत थी, लोग चैन सुकून से रह रहे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन 1 जून 2001 एक राजकुमार ने एक शाही डिनर के दौरान अंधाधुंध गोलियां चलाईं जिसमें राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी यानी राजकुमारी ऐश्वर्या और बाकी 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें जो प्रिंस थे उनकी भी मौत हो गई और जिस शख्स ने गोली चलाई बाद में उसने खुद को भी गोली मार दी। तो शाही परिवार का खात्मा हो गया और ले देकर अब राजा वीरेंद्र के भाई बचे ज्ञानेंद्र। मजबूरी के आलम में ज्ञानेंद्र को ही अब नेपाल की जो कुर्सी थी या गद्दी थी वो सौंप दी गई। तो अब ज्ञानेंद्र बन गए बादशाह, नेपाल के राजा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा एक राजा नहीं थे नेपाल के लोगों के लिए, क्योंकि उनके बहुत सारे कारनामे पहले कुछ ऐसे हुए जिसकी वजह से लोग उनके भाई वीरेंद्र को जितना पसंद करते थे ज्ञानेंद्र को नहीं, और वहीं से फिर एक असंतोष शुरू हुआ। फिर उस वक्त माओइस्ट यानी माओवाद ने भी जोर पकड़ा समानता, बराबरी और सबके अधिकार को लेकर, और फिर नेपाल में उथल पुथल, लड़ाई, ये सारी चीज़ें शुरू हुई और आखिरकार 2008 में शाही परिवार का अंत हुआ, राजशाही नेपाल से ख़त्म हुई और लोगों की डिमांड पर नेपाल में डेमोक्रेसी आई, यानी कि लोकतंत्र। 2008 में पहली बार नेपाल में फिर चुनाव होता है, चुनी हुई सरकार वहाँ हुकूमत संभालती है। लेकिन नेपाल के लोगों को जितनी उम्मीद थी कि शायद राजशाही का अंत होने के बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जिएंगे, खुली हवा में सांस लेंगे, देश तरक्की करेगा, ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई। और ये इस तरह से समझ लीजिए कि 2008 से वहाँ डेमोक्रेसी है, यानी कि 17 साल हो गए, लेकिन इन 17 सालों में नेपाल की हालत नहीं बदली। उल्टे इन 17 सालों में 13 सरकारें आई और गई, और इसकी वजह यही थी कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। जो भी सरकार आई वही अपना जेब भरने में लग गई। नेपाल की जो बेचारी जनता, मेहनतकश जनता, वो अपने आप को ठगा महसूस करती रही। आज भी नेपाल की इकोनॉमी 28% उन नेपालियों पर से है जो नेपाल के बाहर दुनिया भर के देशों में काम करते हैं। नेपाल के लोगों की मेहनत, उनकी ईमानदारी, वफादारी पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो अगर नेपाल के जनता जो बाहर काम करती है, जो पैसे भेजती है फॉरेन करेंसी में, नेपाल की इकोनॉमी का 28% है वो, अगर ये सारे लोग बाहर से लौट आएँ तो नेपाल की इकोनॉमी तो चरमरा जाएगी। लेकिन उसके बावजूद नेपाल के लोगों के साथ हमेशा नेताओं ने छल किया, करप्शन, भ्रष्टाचार में डूबे रहे, जनता और गरीब होती गई और नेता का परिवार और अमीर होता गया। आज हर एक नेपाली पर जो पैदा होता है 90,000 रुपये नेपाली रुपए का कर्ज है, क्योंकि नेपाल के ऊपर टोटल इस वक्त लगभग 26.67 ट्रिलियन नेपाली रुपए का कर्ज है, 26.67 लाख करोड़ नेपाली रुपए का कर्ज है। और ये कर्ज नेपाल की जो पूरी जीडीपी है उसका 47% है, यानी जो नेपाल का कर्ज है, जितनी कमाई है उसका आधा तो आपको कर्ज चुकाने में ही निकल जाता है। और इसी कर्ज की वजह से हर नेपाली के ऊपर 90,000 का कर्जा है जब वो पैदा होता है, और ये कर्ज लगातार बढ़ रहा है, युवा और बेरोजगार होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेपाल अकेला देश है जहाँ पे कर्ज ज़्यादा है। अगर मैं टॉप 5 अपने पड़ोसी देशों की बात करें नेपाल के साथ साथ, तो इनमें जाहिर सी बात है आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश भारत है। भारत के ऊपर भी 325 लाख करोड़
हमारी जो है जीडीपी है और 185 लाख करोड़ का हम पर कर्जा है, 185 लाख करोड़। और हर इंडियन पर, हर भारतीय जो पैदा होता है 13 लाख रुपए का कर्जा है। अगर आप नेपाल से तुलना करेंगे तो वहाँ 90,000, हमारा 13 लाख। उसकी वजह एक आबादी का बहुत बड़ा फर्क है। हम 140 या 42 करोड़ है, वो 3 करोड़ में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पर भी काफ़ी कर्जा है। श्रीलंका, इसके ऊपर 29 लाख करोड़ का कर्जा है, यानी हर श्रीलंकाई जो पैदा होता है वहाँ के हर सिटीजन पर 13 लाख के करीब कर्जा है। पाकिस्तान, 24 करोड़ की आबादी है, 72 लाख करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर, 72 लैक्स। हर पाकिस्तानी के ऊपर 3 लाख का कर्जा है। बांग्लादेश, 17 करोड़ की आबादी है और 54 लाख करोड़ का कर्जा है। हर बांग्लादेशी नागरिक के ऊपर 3.2 लाख का कर्जा जब वो पैदा होते हैं, कर्ज के साथ पैदा होते हैं। नेपाल, जैसा मैंने बताया कि करीब 3 करोड़ की लगभग आबादी है, 27 लाख करोड़ का कर्जा है और हर नेपाली नागरिक पर 90,000 रुपीज़ का कर्ज है जब वो पैदा होते हैं। तो यही सारी चीज़ें नेपाल में धीरे धीरे युवाओं की बेरोजगारी, जो बाहर काम करते हैं उनसे देश की इकोनॉमी चल रही है, कृषि के नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और नेता का करप्शन, इन सारी चीज़ों ने धीरे धीरे हवा दी और अब हुकूमत तख्ता पलट। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हुआ, और ये ऐसा नहीं है कि ये मंडे और ट्यूसडे 2 दिन की कहानी है। असल में इस कहानी की पहली बार बुनियाद पड़ी थी 8 साल पहले, 2015 में। 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, अर्थक्वेक, याद होगा आपको, और ये बहुत भयानक अर्थक्वेक था। इस भूकंप में करीब 9,000 लोगों की जान गई और हज़ारों लोग बेघर हो गए। पूरी दुनिया ने मदद की इस त्रासदी के वक्त, लेकिन नेपाल सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो उठाए नहीं, इतनी बड़ी त्रासदी थी। खैर, इसी भूकंप ने, इस जेनजी का पहला एक तरह से जन्म हुआ इस भूकंप के दौरान। एक नौजवान था जिसका नाम था सुदन गुरुंग, जिनकी ज़िंदगी 2015 इस भूकंप से पहले एक किसी भी आम नौजवान जैसी ज़िंदगी थी। नाइट क्लब जाना, उनका अपना डीजे, उनके अपने क्लब, और उसी में वो अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहे। लेकिन 2015 में अचानक ये भूकंप आया और सुदन गुरुंग के अपने बेटे की मौत हो गई। उन्होंने इस भूकंप में अपने बेटे की लाश उठाई। ये एक चीज़ गुरुंग के पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। जब वो देखते हैं कि इस भूकंप से कैसी तबाही हुई, ऐसे ऐसे दूर दराज इलाके नेपाल के जहाँ सरकार और सरकारी मदद तक नहीं पहुँच पा रही थी, प्रशासन वहाँ पहुँच ही नहीं पाया, और गुरुंग ने अपना बेटा खोया। तभी गुरुंग ने फैसला कर लिया, अब वो अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल देंगे। उन्होंने कहा नेपाली लोगों की सेवा करेंगे। इसके बाद पहली बार उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और एक अपील की लोगों से कि इस भूकंप में लोगों को मदद की ज़रूरत है। आप में से जो भी मेरे साथ अगर मदद करने के लिए आना चाहे तो प्लीज़ आएँ। हमें उन लोगों तक खाना पहुंचाना है, अनाज पहुंचानी है, दवाएं पहुंचानी है, जहां तक सरकार भी नहीं पहुंच पा रही। ये सोशल मीडिया का पहला इस्तेमाल था एक जेनजी का 2015 भूकंप के वक्त, नाम सुदन गुरुंग। इस अपील का असर हुआ। इस अपील के फौरन बाद 300 लोग अचानक रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कहाँ पहुंचना है। गुरुंग को उम्मीद भी नहीं थी। अब वो लोग सब पहुंच गए। इसके बाद ये लोग जाते हैं स्कूलों में, गांव में टेंट लगाते हैं और वहाँ जाकर चावल, दाल, बाकी जितने भी अनाज है, दवाएं, वो बांट रहे होते हैं। फिर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूकंप में गंभीर रूप से घायल हो गए, कोई मदद नहीं है। फिर लोगों से अपील की जाती है, जिन जिन के पास बाइक है, बाइक किराए पे कुछ मुफ्त देते हैं, उन बाइक पर बिठा बिठा कर घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं। सुदन गुरुंग और उनके साथी, उनके वॉलंटियर्स जो करीब 300 थे, सिर्फ एक सोशल मीडिया की अपील पर। धीरे धीरे इसके बाद उनका कारवां बढ़ता गया। इस भूकंप में गुरुंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर सैकड़ों लोगों की मदद की। फिर उन्हें लगा कि नहीं, नेपाल के लोगों की मदद की ज़रूरत है, सिर्फ सरकारी भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए। धीरे धीरे वक्त बीता, 2020 आ गया, 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में गुरुंग ने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत और सेवा में लगा दिया। फिर जब फैमिली बढ़ती गई उनके मददगारों की, तब 2020 में उन्होंने एक NGO का रजिस्ट्रेशन कराया जिसका नाम रखा हामी नेपाल, यानी हमारा नेपाल। इस दौर तक 5 सालों में उनके कारनामे, उनके काम, उनकी मदद नेपालियों के बीच जाना धीरे धीरे जेनजी के लोगों तक पहुंचने लगा। अब भूकंप तो निपट गया, लेकिन इसके बाद बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, दूर दराज के इलाकों में बच्चे, उनकी पढ़ाई में दुश्वारियाँ, ये सारी चीज़ें अब गुरुंग ने उठानी शुरू कर दी। सोशल मीडिया के ज़रिए वो लोगों से मदद मांगते और मददगारों की मदद पहुंच जाती। धीरे धीरे सोशल मीडिया को हथियार बनाकर गुरुंग ने
इसी हामी नेपाल संगठन के जरिए लोगों की मदद करने का जो बीड़ा उठाया वो दायरा बढ़ता गया और इस कदर बढ़ा कि गुरुंग वहाँ के नौजवानों के लिए एक हीरो बन गए। उनकी कहानी सुनी और सुनाई जाने लगी कि कैसे एक डीजे, कैसे एक क्लब का मालिक और सब कुछ छोड़कर अब वो सिर्फ नेपालियों के बीच जो ज़रूरतमंद नेपाली हैं उनकी मदद कर रहे हैं। इस गुरुंग के काम से और हामी नेपाल नाम के इस एनजीओ से वहाँ के जेनजी के दिमाग पर एक गहरा असर पड़ा। इसी दौरान में जब गुरुंग की ये कहानी पनप रही थी, एक और चेहरा नेपाल में उठता है और ये चेहरा था बालेंद्र शाह का। बालेंद्र शाह, जिनको प्यार से वहाँ लोग बालन कहते हैं। गजब कहानी इनकी भी। पहले इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नेपाल से की, बाकी की पढ़ाई इंडिया आकर की कर्नाटक से। इसके बाद लौटे, गीत लिखने का शौक, गाना गाने का शौक और ये एक रैपर बन गया। एक रैपर बने और रैप के ज़रिए इन्होंने नेपाल के लोगों की दिक्कतों को, मुश्किलों को, परेशानियों को उठाना शुरू किया, उन्हें लिखना शुरू किया, उन्हें गाना शुरू किया। धीरे धीरे बालेंद्र शाह की मकबूलियत, उनकी शोहरत बढ़ती गई क्योंकि वो नेपाल के आम लोगों की आवाज़ को नए अंदाज में, इस जेन जी के अंदाज में रैप के थ्रू उठा रहे थे। देखते ही देखते अब बालेंद्र शाह एक स्टार बन चुके थे। रैप के ज़रिए लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ों को सामने रखना, उनकी सच्चाइयों को बयान करना और ऊपर से उनकी ईमानदार छवि। नेपाल के लोग 17 सालों की इस डेमोक्रेसी से और नेताओं के करप्शन से शायद ऊब चुके थे। उन्हें लगता था कि कुछ नया चाहिए, पर नया कहाँ से लाएं, अल्टरनेट कहाँ से लाएं। तब उन्हें ये चेहरा दिखा बालेंद्र शाह का। बालेंद्र शाह को भी पता था कि यहाँ राजनीति में कदम रखेंगे, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर थोड़े दिन बाद वो भी उन्हीं के रंग में रंगे होंगे और उनकी छवि बड़ी ईमानदार की थी। तो बालेंद्र शाह कहा, नहीं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा, पर लोगों की सेवा करूँगा। सेवा करने के लिए कुछ तो चाहिए पावर। 2022 में काठमांडू के मेयर के इलेक्शन में, वहाँ की नगर पालिका के चुनाव में बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो खड़े हुए और तब तक काठमांडू का मेयर की जो सीट थी वो एक बहुत ही वीआईपी सीट, जिसमें वहाँ की कांग्रेस पार्टी और बाकी जो टॉप 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हीं में लड़ाई होती थी। तो जब बालेंद्र शाह ने वहाँ के मेयर के लिए चुनाव लड़ा, सब हंसे थे कि एक रैपर आया है, अभी तक लोगों के गीत और इसको बस उठाकर ये क्या कर लेगा। चुनाव हुआ, जब चुनाव का नतीजा आया पूरा नेपाल चौंक उठा। एक जेनजी, एक रैपर जो अपने रैप के जरिए जेनजी को जगा रहा था, ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाकर एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीतता है और वहाँ का मेयर बन जाता है 2022 में। ये नेपाल की राजनीति में एक नई शुरुआत थी। किसी ने सोचा नहीं था कि बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा कर एक आज़ाद, एक जो इंडिपेंडेंट है, एक निर्दलीय उम्मीदवार मेयर बनेगा। लेकिन बालेंद्र शाह इतने फेमस थे जेनजी के बीच में कि थोक से उन्हें लोगों ने वोट दिया। अब पहला चुनाव तो जीत गए, लेकिन जिम्मेदारी अब बड़ी थी क्योंकि अब दिखाना था। इससे पहले बहुत बार धोखा खा चुके थे। एक एंकर ने भी चुनाव लड़ा था वहाँ पर, लेकिन उस एंकर ने चुनाव लड़ने के बाद वो जीता भी, पर फिर वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, तो लोगों का दिल टूटा हुआ था। अब बालेंद्र शाह चुनाव जीत चुके थे। अब बालेंद्र शाह से लोगों को उम्मीदें थी कि बालेंद्र शाह क्या करेंगे। इसके बाद जो उन्होंने किया, नेपाल के लोगों को एक नई उम्मीद जगी कि नहीं, जो फिक्स पॉलिटिशियन है, जो घाघ नेता हैं, उनसे हटकर एक नया बंदा जो पॉलिटिक्स में है ही नहीं, एक रैपर, एक आम लोगों से बीच उठकर आया, वो डिफरेंट काम कर सकता है। और यही चैलेंज था बालेंद्र शाह के सामने और उन्होंने करके दिखाया, वो भी काठमांडू में। कैसे? जब बालेंद्र शाह मेयर बने तो काठमांडू के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में करप्शन चरम पर था। वहाँ ये था कि भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार और रिश्वत के बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता। और ये बात बालेंद्र शाह को मालूम। काठमांडू जैसे नेपाल की राजधानी में एक आम आदमी एक वहाँ का मेयर बनता है और उसको करप्शन खत्म करना है, जिसके ऊपर बड़े बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है, क्योंकि पैसे उन्हें भी जाते थे और लोगों की निगाहें थी कि ये बंदा खत्म कर पाएगा कि नहीं। मेयर बनते ही बालेंद्र शाह ने जो पहली जीत हासिल की वो ये कि उन्होंने वहाँ की नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी करप्शन के दरवाजे थे सब बंद कर दिया। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि अगर कोई चाहे तो कर सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बड़ी जीत ने बालेंद्र शाह का कद बढ़ा दिया। इसके बाद दूसरा था काठमांडू की गंदगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक कंट्रोल हाथ में होने मेयर की वजह से अब काठमांडू की सफाई का बीड़ा था। बालेंद्र शाह ने इस चुनौती को भी हाथ में लिया और उन्होंने एक पूरा नया कचरा का मैनेजमेंट, कैसे कहाँ फेंका जाएगा, कैसे सफाई होगी,
देखते ही देखते काठमांडू की सूरत और सीरत दोनों बदल दी। बड़े बड़े नेता घबरा गए थे कि ये क्या है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां थीं, प्राइवेट स्कूल थे जिनकी वहाँ दादागिरी चलती थी, और वो सब प्राइवेट हॉस्पिटल थे जो आम लोगों से दुगना तिगना फीस या फिर अस्पताल में बिल वसूलते थे। एक मेयर के तौर पर बालन शाह ने इन जगहों पर भी नकेल कसी और धीरे धीरे इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल में किया कि तुम्हारी मर्जी से तुम पैसे वसूल नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने नेपाल की कल्चर और वहाँ के पहचान, इन सब के लिए भी काम किया। बालन शाह के बारे में ये भी कि जब आदि पुरुष, आपको याद होगी, एक हिंदी फिल्म थी शायद प्रभास या कौन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो रिलीज़ होनी थी नेपाल में। उसमें कुछ डायलॉग थे जो नेपाल के हिसाब से वो उनकी ठेस पहुंचा रहे थे। ये बालन शाही थे एक मेयर के तौर पर जिन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको काठमांडू में रिलीज़ होने नहीं देंगे। मामला कोर्ट में पहुंचा था तो कुछ विवाद में भी रहे, लेकिन नेपाल और काठमांडू के लोगों के लिए बालन शाह एक नई और ताज़ी हवा के झोंके की तरह है। और लोगों को पहली बार लगा कि नहीं, इस तरह के पद पर बैठा हुआ एक आम आदमी भी ईमानदार हो सकता है। और सबसे बड़ी उनकी पूंजी थी उनकी कट्टर ईमानदार की छवि। 2022 से 25-3 साल हो गए, आज भी 1 रुपये के करप्शन का इल्ज़ाम बालन शाह पर नहीं लगा। और इसी के बाद जब अभी 8 तारीख को मंडे को सोशल मीडिया ऐप पर बैन के बाद जेनजी को गुस्सा आया और उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया, तो मेयर होते हुए भी बालन शाह ने जेनजी के इस मांग को सपोर्ट किया कि सोशल मीडिया पर बैन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम आपके सपोर्ट में हैं। बालन शाह के नाम पर जेनजी का एक हीरो अगर सपोर्ट कर रहा है तो उनको और ताकत मिली, उनका हौसला खुला। उन्होंने कहा अब तो हम ये करेंगे। उधर दूसरी तरफ गुरुंग जो हामी नेपाल के जो मतलब सर्वे सर्वा, उन्होंने इस जेनजी को प्लेटफॉर्म दिया कि हम तुम्हारी बातें पहुंचाएंगे, कहाँ पे पहुंचना, कैसे आना। और वो गुरुंगी थे जिन्होंने ये कहा था कि तुम सभी स्कूल यूनिफॉर्म में आना, स्कूली बस्ते लेकर आना, किताब लेकर आना, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये पूरा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का, छात्रों का है, जेनजी का है। इससे किसी पॉलिटिशियन और किसी और का लेना देना नहीं। और जब 8 अभी सितंबर को पहली बार काठमांडू की सड़कों पर जेनजी उतरे थे तो ज़्यादातर आपने देखा होगा स्कूल यूनिफॉर्म में ही थे, हाथों में बस्ता था, किताबें थी। आज यही वो दो चेहरा है जो जेनजी के तौर पर नेपाल में जाना जा रहा है, गुरुंग और बालन शाह। और ये वही बालन शाह हैं जो पूरे नेपाल की सत्ता तो तितर बितर हो गई, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सारे मंत्री सभी इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब हर एक की पहली चॉइस ये है कि बालन शाह को केयरटेकर बागडोर नेपाल की सौंपी जाए, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, जब तक कि नई व्यवस्था नहीं आ जाए, नया चुनाव नहीं हो जाए। अभी तक इस पर फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जेनजी सिर्फ इस एक नाम के साथ एग्री है इस वक्त। उन्हें कोई पुराना, कोई जो पहले तजुर्बा कर चुके हैं वैसा पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। तो अब शायद बालन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, उसी काठमांडू से अब वो नेपाल की सत्ता चलाए। ये है जेनजी की ताकत। हालांकि इस बीच में एक दूसरी खबर ये भी आ रही है कि इसी साल से पिछले 8 नहीं 17 सालों से जो राजशाही लगभग खत्म हो चुकी थी, वो वापस लौटने की कोशिश में है। 2008 में जिन राजा ज्ञानेंद्र को राजशाही छोड़नी पड़ी, कुर्सी छोड़नी पड़ी, अब वो नेपाल में इधर उधर घूम घूम कर अपने समर्थकों के साथ एक बार फिर से नेपाल में राजशाही वापस लौटाने की या लौटने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ का राजशाही के साथ उसका एक अलग जुड़ाव है, इसलिए नेपाल को कोई बचा सकता है तो यहाँ पर शाही परिवार ही बचा सकता है। तो बहुत सारे उनके समर्थक भी इस कोशिश में हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। नेपाल में उथल पुथल है, सरकार है नहीं, जो लोग हैं सब भाग चुके हैं, और ऐसे में एक बार वापस शाही फैमिली की एंट्री हो जाए। हालांकि नेपाल की जनता इसको एक्सेप्ट करेगी मालूम नहीं। तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है, आर्मी ने वहाँ की कंट्रोल कर रखा है और बालन शाह के हाथ में शायद फिलहाल कुछ वक्त के लिए सत्ता सौंपी जा सकती है, या फिर कुछ नया इंतज़ाम किया जा सकता है, कुछ नई कमेटी बनाई जा सकती है, अलग अलग लोगों को मिलाकर एक मिली जुली सरकार टाइप की भी चीज़ हो सकती है। लेकिन ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल जेनजी की पहली जीत हो चुकी है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।